बच्चों, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर। एक्साइटेड हैं आप लोग? तो चैप्टर का नाम क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मैटर है उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, वो किस टाइप से हमने उसे क्लासीफाई कर रखा है, यानी हमने मैटर को कितने टाइप्स में बांटा है। तो देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को बेसिकली हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, फिजिकली क्लासीफाई कर रखा है और केमिकली क्लासीफाई कर रखा है। तो फिजिकली क्या क्लासिफिकेशन किया है हमने? सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, जो हमने पिछले चैप्टर में बड़े अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकली हमने मैटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में हमें क्या मिले? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिसमें एलिमेंट्स मिले मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, और कंपाउंड्स मिले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वहीं मिक्सचर हमें दो टाइप के मिले, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। तो केमिकली मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमने मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर और मिक्सचर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो नाम क्या है इसका? प्योर, यानी एकदम शुद्ध है ये। तो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। मान लीजिए कोई एक प्योर सब्सटेंस है, उसके अंदर, या मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी मैं एक चीज़ ले रही हूँ, उसके अंदर एक्स टाइप के पार्टिकल हैं। तो अगर वो प्योर होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक्स टाइप के ही पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ एक्स 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 एक्स। ठीक है, कोई भी दूसरे टाइप का पार्टिकल नहीं होगा, तब तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। यानी कि दो सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। आई बात समझ में? ठीक है, इसमें हमें दो पार्ट्स मिले, पहला मिला एलिमेंट्स और दूसरे मिले कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन सेम है। एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। अब वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी हमें दो टाइप के पार्टिकल से मिलके एक एलिमेंट्स बनेगा, या तो वो एटम से मिलके बन सकता है या वो मॉलिक्यूल से मिलके बन सकता है। एलिमेंट्स भी क्या होंगे? प्योर होंगे एकदम, उनके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल होगा। तो जैसे ये एलिमेंट है, तो इसके अंदर मैंने रेड कलर से पार्टिकल्स को शो किया है, तो सारे पार्टिकल्स किस कलर के हैं? रेड कलर के, यानी एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब इसके दो आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 कि कार्बन, सल्फ़र और आयरन, या फिर आप ले लो निकल, कॉपर, है ना, ये जो टाइप के एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या है? सिर्फ एक एटम, ओनली वन एटम। कार्बन जो एलिमेंट है उसके अंदर एक ही एटम प्रेजेंट होता है, सल्फ़र में एक ही एटम प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के अंदर, तो उनके अंदर एक एटम प्रेजेंट नहीं होता, उनके अंदर दो एटम प्रेजेंट होते हैं। क्या बनाते हैं वो दो एटम मिलके? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, तो कितने एटम है? दो एटम है। तो हमने ये देखा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही टाइप के। ठीक है, अब मुझे देखने हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेरे एलिमेंट्स को मैंने कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो मैंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स के अंदर। तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कहें कि मेटल है कि वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हमें ये बात पता चलती है? हमारे घर में जो भी वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, उसकी जो वायरिंग होती है उसके अंदर जो वायर्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो फ्री चार्ज है वो इजीली मूव कर सकता है और अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सकती है। वैसे ही जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो उसके जो बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं वो मेटल के बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का हो गया या फिर
मेटल अलॉयज़ जो होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का हो गया। तो हम मेटल के बर्तन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मेटल के बर्तन हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट को संचालित करते हैं ताकि खाना पक सके। ओवरऑल उसके अंदर हीट क्या करेगी? ट्रैवल करेगी पूरे के पूरे बर्तन के अंदर, तभी जाके खाना पक पाएगा। इसलिए हमें पता चलता है कि जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दे आर लस्ट्रस या फिर शाइनी, यानी उनके अंदर एक चमक होती है। आप एक नया नया बर्तन लाओगे तो उसमें एक चमक होगी, उसके अंदर एक शाइन होगी। क्यों? क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइनी होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, दे आर डक्टाइल। सबसे पहले तो समझते हैं कि डक्टाइल या डक्टिलिटी होती क्या है। तो जब भी हम किसी चीज़ को वायर्स की फॉर्म में, तार की फॉर्म में बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी हम लोग मेटल के वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहला तो कि हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसमें हम लोग कॉपर के वायर्स यूज़ करते हैं। तो कॉपर क्या है? एक मेटल है। तो हम कॉपर के वायर्स बना सके, हमने उसके तार बनाए, इसका मतलब क्या है? वो डक्टाइल है। दूसरा अच्छा एग्जांपल कि जो लेडीज़ होती हैं वो नाक में या फिर कान में वो जो बाली पहनती हैं, तो वो क्या होती है? वो वायर की फॉर्म में होती है, तार की फॉर्म में होती है, कुछ इस तरह से। मान लो गोल्ड की पहनती हैं, है ना, तो गोल्ड क्या है? एक मेटल है, और मेटल होने के कारण से ही हम लोग गोल्ड के क्या बना पा रहे हैं? वायर बना पा रहे हैं, जिस वायर्स को वीमेंस अपने कान में या नाक में पहनती हैं। और गोल्ड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, यानी गोल्ड के हम पतले से पतला जो है तार बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं जो कितनी बारीक होते हैं वो तार, जो वो लोग ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत ही अच्छा डक्टाइल मेटल है और इसके बहुत ही पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? अब मेलेबल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की शीट बना दें, पतरे बना दें। तो जो मेटल होते हैं उनको हम लोग शीट की फॉर्म में बना सकते हैं, मेटल की हम लोग शीट बना सकते हैं, पतरे बना सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि घरों के अंदर ऊपर के साइड पे कई बार हम लोग देखते हैं कि शीट लगी हुई होती है मेटल की, टीन शीट जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो मेटल की क्या है? एक शीट है, एक पतरा है। तो हमने मेटल को किस फॉर्म में कर दिया? एक पतरे के फॉर्म में कर दिया। इसका मतलब मेटल क्या होता है? मेलेबल होता है। हाईली मेलेबल एलिमेंट होता है सिल्वर। ये कैसे पता चला हमें? हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं तो उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है। डेकोरेशन के लिए हम लोग सिल्वर की कोटिंग यूज़ करते हैं, है ना, सिल्वर डेकोरेशन यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया? वो एक्चुअली में सिल्वर है जिसके हम लोगों ने बहुत ही पतला पेपर जैसा हमने बना दिया। तो सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल होता है, जिसके हम लोग इतने पतली शीट बना देते हैं कि हम उसे खा सकें। आई बात समझ? ठीक है। मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं। सॉलिड हम लोगों ने पढ़े वही। तो रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल सॉलिड में होते हैं। हम आसपास कितने सारे मेटल्स देखते हैं, सब सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं हम लोगों को रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप उन्हें पिघाल भी सकते हो, राइट। लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ पाया जाता है? हम लोग कहाँ देखते हैं उसको? ज़्यादातर थर्मामीटर्स के अंदर। थर्मामीटर्स के अंदर वो जो लिक्विड होता है वो मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी एक मेटल है। सबसे बड़ी बात तो कि मर्क्यूरी क्या है? एक मेटल है और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये क्या हो गया? एक एक्सेप्शन हो गया इस पूरे स्टेटमेंट का। एग्जाम्पल्स क्या मिलते हैं हमें मेटल्स के? मेटल के एग्जाम्पल मिलते हैं आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe, या फिर कॉपर जिसका सिंबल Cu, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, निकल वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास में? मेटल्स हैं। एक्चुअली सारे एलिमेंट्स जो हैं 114 एलिमेंट्स, उसका 65% जो है वो मेटल्स ही मिलते हैं।
यानी ज़्यादातर हमारे आजू बाजू क्या है, मेटल है, ठीक है। एक और बात कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी सिल्वर जो है उसके हम लोग अगर वायर्स यूज़ करने लग जाए ना तो वो इतने अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है, सबसे अच्छा। लेकिन हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर पाते सिल्वर के वायर्स? क्योंकि महंगा बहुत है। हम घरों में सिल्वर के तार कैसे लगाएंगे, इसलिए कॉपर यूज़ करते हैं। लेकिन सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, ठीक है। अब बात करेंगे इसके भाई की, मेटल के भाई की। मेटल का भाई है नॉन मेटल, ठीक है, एकदम अपोजिट है मेटल के। तो मेटल को याद कर लिया तो नॉन मेटल याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ना तो ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ना ही हीट को कंडक्ट करता है। बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है। ये अलाउ ही नहीं करता कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इसके अंदर से हीट पास हो जाए, बिल्कुल अलाउ नहीं करता ये। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हमें फिर मिलता है, वो है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में। ये सब एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप है। और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, यानी कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। तो ये हमें क्या मिला? एक एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, दे आर नॉट लस्ट्रस, यानी कि इनके अंदर कोई शाइन नहीं होती, ये बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते। नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, नॉट लस्ट्रस, एक्सेप्ट आयोडीन, यानी आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन थोड़ा शाइनी होता है, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन शाइनी है। तो 2 हमें एक्सेप्शंस मिल गए। दे आर नॉट डक्टाइल और मेलेबल, यानी कि मैंने क्या बताया, डक्टाइल क्या होते हैं? जो हम तार बना सकते हैं जिन चीज़ों के, और मेलेबल कौन कौन से होते हैं? जिनके हम लोग शीट बना सकते हैं। तो नॉन मेटल्स के ना तो आप तार बना सकते हो, ना ही आप शीट बना सकते हो। आपने कभी देखा है नॉन मेटल्स के तार बनते हुए? नहीं बन सकते, ना ही उनकी शीट बन सकती है। पॉइंट नंबर 4, दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। मैंने मेटल्स में क्या कहा था? मेटल में मैंने ये कहा था कि जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में रहते हैं, यानी कि सॉलिड में भी मिल जाएंगे, लिक्विड में भी मिल जाएंगे, गैस में भी मिल जाएंगे। जैसे सल्फ़र है, आयोडीन है, ये जो नॉन मेटल्स है ना, ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल्स गैस स्टेट में रहते हैं। तो ये बात हमें समझ आ गई, नॉन मेटल्स की कहानी समझ आ गई, मेटल्स की कहानी समझ आ गई। अब समझते हैं कहानी मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो हमने मेटल पढ़े, हमने नॉन मेटल पढ़े, दोनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो जो मेटलॉइड होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में मिलते हैं हमें आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सारे के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये इजी था। अब बात करेंगे कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये भी क्या होंगे हमारे पास? प्योर सब्सटेंसेस। तो कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन हुए होते हैं, मिले होते हैं। यानी कि इससे एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। H2O क्या है? ये वाटर है, राइट। ये क्या है? एक कंपाउंड है, राइट। इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 एटम का मास, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये दोनों 2:16 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं, यानी इनका कंबाइनिंग रेशियो है 2:16, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 1:8। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे तब वो क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है, H2O2 क्या है ये, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 इसमें भी हमें हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, वाटर में भी हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, लेकिन दोनों ही कंपाउंड्स अलग हैं, बहुत अलग हैं। हम H2O2 को पी नहीं सकते। तो इसमें ऐसा क्या अलग हो गया, दोनों कंपाउंड्स हैं, दोनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो अलग क्या है, अलग है इनका कंबाइनिंग रेशियो, यानी ये करेक्ट रेशियो, ये अलग अलग रेशियो में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम, ऑक्सीजन के भी कितने एटम हैं, 2 एटम। इसके हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2, ऑक्सीजन के 2 एटम का मास 32। तो ये किस रेशियो में कंबाइन हुए, 1:16 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं। जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। तो बात समझ में आई, क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कंपाउंड्स के बनने में उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोपोर्शन में उनको मिला के हम एक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, हमें उनको एक फिक्स्ड रेशियो में ही मिलाना होता है। H2O में उनका मास का रेशियो क्या था, 1:8 था, तब हमें जाके पीने वाला पानी मिला। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:16 के रेशियो में कंबाइन कर देते तो हमें पानी नहीं मिलता, हमें क्या मिल जाता, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाता। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। समझ आ गई बात अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंपाउंड्स होते हैं 2 टाइप्स के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर, जीवित चीज़ों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हमारे अंदर होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर होता है कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ में कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारे ऐसे और एलिमेंट्स होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तब वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मीथेन, मीथेन जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला CH4, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है उनका फॉर्मूला होता है ROH, यहाँ पे R जो है वो कार्बन की चेन है, और OH यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे ही बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई बात समझ। अब बात आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं मिनरल्स और रॉक्स के अंदर, यानी चट्टानों में, मोस्टली निर्जीव चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो 114 एलिमेंट्स हमारे पास में हैं, उनमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और बनाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें कार्बन भी हो सकता है, कार्बन नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई कंपलसरी बात नहीं है कि कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमें मिलता है CO2 मिल गया, हमें NaOH मिल गया, हमें H2O मिल गया, तो ये सारे क्या हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम लोग समझ लेते हैं मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, तो मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंस से अलग हैं। प्योर सब्सटेंस हमने क्या समझा था कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, लेकिन मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स हो सकते हैं या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मिक्सचर होगा उसके अंदर ये पार्टिकल किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। तो ये बात हमें समझिए कि कंपाउंड और मिक्सचर किस तरह अलग अलग हैं। कंपाउंड की बात हम लोगों ने कैसे करी थी कि कंपाउंड में हर चीज़ फिक्स्ड प्रपोर्शन में होती है, हर चीज़ एकदम फिक्स होती है, इतनी ही जाएगी। मिक्सचर में कोई भी चीज़ कितनी भी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एयर का, आसपास की जो एयर है उसमें क्या फिक्स है क्या,
कितनी सारी गैसेस एक साथ मिक्स होती हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, है ना, लेकिन हमें क्या मिलती है, हमेशा एयर ही मिलती है। इसका मतलब एयर क्या हो गई, एक मिक्सचर हो गई, वो सब्सटेंस हो गई जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा गैसेस किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हुए हैं। ठीक है, तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या पढ़ी हम लोगों ने, मिक्सचर्स कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ये दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जब भी किसी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो सब्सटेंस हम लोगों ने मिलाए हैं, वो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए और हमें पता ही ना चले कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंस मिलाए थे हम लोगों ने, यानी कि नो सेपरेशन बिटवीन देम, कोई भी हमें सेपरेशन दिखाई ना दे बाहर से देखने पर, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। मान लीजिए मैंने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया और उसे अच्छे से घोल लिया। तो बाहर से जब मैं उस ग्लास को देखूंगी तो मुझे तो सिर्फ लिक्विड नज़र आएगा, मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगी कि अच्छा इसके अंदर नमक भी मिलाया हुआ है। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स, यानी कि जैसे सॉल्ट और वाटर थे, वैसे उसके कंपोनेंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो गए और मुझे जो पूरा सॉल्यूशन है, जो पूरा मिक्सचर है, वो किस में नज़र आया, वन फेज़, एक ही फेज़ में नज़र आया। वो फेज़ क्या मिला मुझे, लिक्विड मिला। इस एग्जाम्पल में मुझे फेज़ मिला लिक्विड। तो पूरा जो मिक्सचर है वो एक ही फेज़ में नज़र आ रहा है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं जो हमने मिलाए हैं वो एकदम अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके हैं, एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और जो मिक्सचर हमें मिला वो कहलाया होमोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब ये होता है सेम, ठीक है। अब पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो जब भी किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते और हमें बाहर से देखने पर ये पता चल जाता है कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ मिलाई हुई है, या हमें बाउंड्री या फिर सेपरेशन दोनों के बीच में नज़र आ जाता है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है ऑयल और वाटर का मिक्सचर। आप एक गिलास पानी में अगर आप 1 चम्मच तेल डालोगे, जो तेल की लेयर है वो अलग ही ऊपर आ जाएगी, तेल पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। तो जब हम बाहर से देखेंगे तो बाहर से देखने पे हमें ऑयल की लेयर अलग से ऊपर नज़र आएगी और वाटर नीचे नज़र आएगा। इसका मतलब हमें दोनों के बीच में एक बाउंड्री नज़र आ रही है, एक सेपरेशन नज़र आ रहा है, और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुई हैं। तो ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अगर मैं आपसे होमोजीनस मिक्सचर का एक और एग्जाम्पल पूछूं तो देखा जाए तो एयर जो है, हवा जो है, वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि क्या हम आसपास हवा देख के बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन नज़र आ रही है या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन नज़र आ रही है? हमें तो हवा ही नज़र नहीं आती। इसका मतलब हवा में सारी गैसेस एकदम अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, इसलिए वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाती है। लेकिन अगर मैं उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल और स्मोक, धुआं, है ना, इनको भी मिक्स कर लूँ तो वो हवा बन जाएगी हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि मुझे उस हवा के अंदर धुआं या फिर डस्ट पार्टिकल, धूल के जो कण होते हैं, वो एकदम अलग से ही नज़र आएंगे, और जो धुआं और मिट्टी के कण हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो उस हवा के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो वो हवा क्या बन जाएगी? हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगी। तो आज हम लोगों ने पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन समझा मैटर का, कि किस तरह हमने उसे कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके सब पार्ट्स पढ़े कि और उनको कितना डिवाइड करा गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ें इस टॉपिक को, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करें। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। So thank you so much.